चलो तो चलो भाई, क्लास आज चालू की जाए। आज की क्लास जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ये सूचना है। जो रिकॉर्डिंग देखेगा कम से कम उसको सूचना मिल जाएगी। कल संडे को प्रागैतिहासिक काल का टेस्ट पेपर होना है। सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगा। आप किसी भी टाइम इसको खोल सकते हैं, बस 8 बजे के बाद। 8 बजे के पहले खुलेगा ही नहीं वो। सबको टेस्ट पेपर देना है और सभी को देना है, ठीक है ना। क्लास कोई ले ना ले, लेकिन टेस्ट पेपर सभी को देना है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो भैया, जैसा कि मैंने कल बताया था, आपकी क्लास चल रही थी आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने आपको कल जानकारी दी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने कल बताया था आपको विस्तार, कि इस सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। ये सारी चीजें मैंने कल बता दी थी। और मैंने बताया था प्रमुख केंद्रों के बारे में चर्चा चल रही थी। प्रमुख केंद्रों के बारे में चर्चा चल रही थी, जिसके अंतर्गत मैंने हड़प्पा की चर्चा कर दी थी विधिवत तरीके से। मैंने केवल हड़प्पा की चर्चा कर दी थी। आज अब होगी चर्चा मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो आज दोस्तों चर्चा होने वाली है मोहनजोदड़ो को। और इस तरीके से आज प्रमुख केंद्रों के बारे में, जो भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी केंद्रों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। और इसके बाद जो मैं कल यहाँ पर पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि भाई इसका सिलेबस क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सिलेबस क्या है आपके एग्जाम के लिए। विस्तार, प्रमुख केंद्र, और इसके बाद आएगा आपका कला, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की कला। और कला के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा स्थापत्य कला। फिर उसके बाद आपको पढ़ना होगा मूर्ति कला। ये माइक बंद कर दीजिए प्लीज, जिसका खुला हो। और इसके बाद आपको पढ़ना होगा दोस्तों स्थापत्य कला आप पढ़ेंगे इस काल की, मूर्ति कला इस काल की पढ़ेंगे। और इसके बाद पढ़ेंगे आप कल्चर। कल्चर पढ़ेंगे। कल्चर में आप देखेंगे क्या, यहाँ की समाज के बारे में, समाज कैसा था, धर्म क्या था इस टाइम का, ये सारी चीजें बेसिकली, रहन सहन क्या था, रहन सहन क्या था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, ये इसका सिलेबस है, जिसके बारे में मैंने कल विधिवत आपको बता दिया था। ये कल चर्चा हो गया था, इसका पूरा कंप्लीट हो गया था। आपको याद होने चाहिए सारे फैक्ट, सारे कंसेप्ट। आज इसकी चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा हो चुकी थी, हड़प्पा की चर्चा हो चुकी थी। पूरा इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ मैं बता चुका था। आज दोस्तों चर्चा करेंगे मोहनजोदड़ो, और इसके अलावा और भी जो बचे हुए स्थल हैं उनकी बात करेंगे। और फिर कल की क्लास आपकी कला की चलेगी। जितना कंप्लीट हो जाएगा उतना प्रयास करेंगे। 2-3 दिन, जितना दिन चलेगी सिंधु घाटी सभ्यता आपकी चलेगी, तो सिंधु घाटी सभ्यता से फिर क्वेश्चन आपका छूट के बाहर नहीं जाएगा। इतना आप इसमें पढ़ लोगे। और उसके बाद कम से कम 80 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से आपको मैं टेस्ट पेपर में दूंगा। इसके 80 क्वेश्चन के आसपास होंगे। और इतना कर लोगे यार तो रट जाएगा, कुछ बचेगा थोड़ी ना। तो मैं इसको जरा रफ कर दूं, और मैं आज अपनी मुख्य भूमिका पर आता हूं, जो मुझे आज पढ़ाना है। आज बात करना है एक अगले स्थल की, जिसका नाम है दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो, तो सबसे पहले जब भी कोई स्थल पढ़ा करो या पढ़ो, तो सबसे पहले आपको लोकेशन उसकी याद होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि आखिर वो स्थल पड़ता कहाँ है। तो लोकेशन के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है आपको मैप याद होना चाहिए। मैप से ज्यादा अच्छी लोकेशन कभी याद नहीं होती, ठीक है ना। तो मैं जरा मैप बनाऊंगा हल्का सा। और चूंकि कला की क्लास है और सभी हमारे मित्र कलाकार हैं, तो भैया जब पढ़ने वाले कलाकार हैं तो पढ़ाने वाले तो सिंपल सी बात है, कलाकार होने भी चाहिए। और अगर कलाकार नहीं है तो उनका पढ़ाना बेकार है, ठीक। तो मोहनजोदड़ो
ये भारत का आपका थोड़ा पश्चिमी भाग है, मैंने बनाया है, और यहीं से मैं पाकिस्तान की लोकेशन को क्लियर करूंगा। ये पाकिस्तान है अपना, अपना अपना ही कहोगे, पहले अपना था। और इसके ऊपर दोस्तों ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान भी भारत से बॉर्डर टच करता है और लगभग 106 किलोमीटर की बॉर्डर भारत के साथ बनाता है। लेकिन ये इसलिए इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि ये भाई आपका है पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। ये क्षेत्र किसका पड़ जाता है? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा है, पाकिस्तान का कब्जा है, ठीक है ना। और यहीं से बॉर्डर साझा करता है अफगानिस्तान भारत के साथ, जम्मू कश्मीर में। तो ये तो खैर जीएस की बातें हो गई। मेन अब बात करते हैं, हम मेन बात कर रहे हैं इसकी, मेन बात दोस्तों हम कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की लोकेशन क्लियर करनी है। तो देखो यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु। और यहाँ कराची के पास अपना ये क्या बनाती है? अरब सागर में डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? अरब सागर में डेल्टा बनाती है। ये जो दोस्तों डेल्टा शब्द है ना, डेल्टा, डेल्टा, इस डेल्टा शब्द का सबसे पहली बार जो प्रयोग है ना, हेरोडोटस ने किया था। किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था। अगर मैं बताऊं हेरोडोटस का नाम मैं यहाँ पर क्यों लेके आया हूं, मैं भी उस पर आऊंगा, परेशान न होइए, पहले आप थोड़ा सा मनोरंजन कीजिए थोड़ा सा क्लास का। हेरोडोटस ये इतिहास के पापा कहलाते हैं, इतिहास के पापा मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री, अर्थात इतिहास के पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? इस हेरोडोटस को कहा जाता है। इस चीज को जरा याद रखना, आया है नाम तो मैंने उसकी चर्चा कर दी, और अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये सिंधु नदी है, और अगर आप गौर से देखो तो सिंधु नदी में मैंने कल पाकिस्तान का लोकेशन बताया था, और मैंने बताया था कि ये जो है पाकिस्तान का आपका इतना, ये सिंध प्रांत पड़ता है। ये क्या पड़ता है? सिंध प्रांत पड़ता है। तो सिंध प्रांत की लोकेशन कल मैंने क्लियर कर दी थी। सिंध प्रांत में ही इस जगह सिंधु नदी ऐसे बह रही है, तो सिंधु नदी के आप लेफ्ट हैंड में कहेंगे या राइट हैंड में कहेंगे? राइट हैंड में। ये सिंधु नदी का राइट हैंड है, और राइट हैंड में लेफ्ट बैंक में आपका पाया जाता है मोहनजोदड़ो। अर्थात सिंधु नदी में कह सकते हो ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान में सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के, सिंधु नदी के दाएं तट पर, दाएं तट पर दोस्तों किस तट पर? तो ये जरूर याद रख लेना दाएं तट पर, क्योंकि ऐसा एक बार क्वेश्चन टीजीटी में तो नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है ना। तो अगर कोई आयोग किसी एग्जाम के किसी अगर कोई आयोग कोई क्वेश्चन अगर पुटअप करता है किसी एग्जाम में, तो इसका मतलब होता है कि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चीज को याद रख लेना कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे है, लेकिन किस तट पर? दाएं तट पर है। तो इस चीज को आपने याद कर लेना है। और सिंध प्रांत के किस जिले में है ये प्रांत है? तो किस जिले में है? तो एक जगह पड़ती है लड़काना जिला, लड़काना डिस्ट्रिक्ट, यहीं पर पड़ता है मोहनजोदड़ो। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो मोहनजोदड़ो की लोकेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर बात करें मोहनजोदड़ो को कई नामों से जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो का शब्द है, अर्थात ये जो शब्द लिखा है मोहनजोदड़ो, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, अर्थ मतलब मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का, मृतकों का टीला, ठीक है ना। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो को ही दोस्तों सिंध का बाग, सिंध का बाग बगीचा, इस नाम से भी दोस्तों आपको जाना जाता है। अर्थात मोहनजोदड़ो को जाना जाता है, इसी को सिंध का बाग कहते हैं, इसी को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें
क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम? कोई बात नहीं, दीपा जी आ गई हैं, बोल भी नहीं रही कि हम आ गए हैं, कम से कम माइक खोल के बता तो दिया करो कि आ गए हैं। हमें हमें लग रहा है कि हम केवल 4 ही लोग को पढ़ा रहे हैं, कम से कम 6 लोग जुड़ गए, अच्छी बात है। माइक खोलिए दीपा जी। सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल आपके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि भाई आज क्यों नहीं जुड़े। आप एक ऐसी सर कल स्टूडेंट है कि हम आपने कभी गोला नहीं मारते, आप कभी गोला सर नहीं मारते, इस बात पे हम बहुत। जी जी जी, हम कल चलो एक कोई बात फंक्शन नहीं, में गए हुए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग जरूर देख जी लेना, सर, कल टेस्ट पेपर है। आप सभी से जी निवेदन बिल्कुल। है, रिक्वेस्ट है और आदेश भी कह सकते हो है, टेस्ट जरूर देना, ठीक है ना? जी सर। ओके, तो हम मोहनजोदड़ो की दोस्तों बात कर रहे थे, हमने लोकेशन क्लियर कर दी इसकी, हमने इसके बारे में बता दिया इसको किस किस नाम से जानते हैं। अगर बात करें मोहनजोदड़ो की, यार आज लग रहा है मारकर परेशान करेंगे क्या। मोहनजोदड़ो की खुदाई, खुदाई किसने करवाई? तो 1922 में किसने करवाई? बनर्जी होंगे यहाँ पर, राखल दास बनर्जी होंगे कि दयाराम साहनी होंगे? तो 22 मतलब बनर्जी, अर्थात राखल दास बनर्जी, कंफ्यूजन ना होना चाहिए, 22 मतलब बनर्जी, ठीक है ना? इस तरीके से याद रख लेना। और 1921, 1921, 21 मतलब सा, लास्ट में सा आ रहा है ना, तो राखल दा, ओ सॉरी, इसका 1921 में किसने? दयाराम साहनी, साहनी, इसको याद कर लेना, साहनी मतलब 1921, बनर्जी मतलब 22। इस तरीके से आपको 1921 में हड़प्पा की खोज हुई, खुदाई हुई। तो दोस्तों 1922 में राखल दास बनर्जी नामक व्यक्ति ने इसकी खुदाई करवाई, ठीक है ना? अब अगर बात करें कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला, इंपॉर्टेंट हमको क्या क्या मिला, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको बहुत बेहतरीन तरीके से आप इनको याद कर लेना। ऐसा कोई भी फैक्ट, चाहे लोकेशन से रिलेटेड हो या अदर किसी चीज से रिलेटेड हो, आप इसको इग्नोर मत करना कि यार ये कमजोर फैक्ट है, इसको हम नहीं याद करते। हर एक फैक्ट आपके लिए एग्जाम में सिलेक्शन दिला सकता है, ठीक है ना? तो अब देखते हैं कि भाई मोहनजोदड़ो अर्थात मृतकों के टीला अर्थात सिंध के बाग से क्या क्या प्राप्त होता है हमको, इसकी खुदाई से हमको क्या क्या मिलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ का है वो है यहाँ का स्नानागार, स्नानागार यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्नानागार, ठीक है ना? बहुत महत्वपूर्ण है। जरा देखते हैं स्नानागार के बारे में। यहाँ से एक विशाल स्नानागार प्राप्त होता है और ये स्नानागार आयताकार है, ऐसे आयताकार है, ठीक है ना? स्नानागार के उत्तर, ये उत्तर दिशा होगी कि नहीं होगी? ये उत्तर दिशा है, तो यहाँ पर दोस्तों नीचे उत्तर, बेसिकली स्विमिंग पूल है उस टाइम का, ये स्नानागार का मतलब उस टाइम का क्या है? स्विमिंग पूल है। इसके उत्तर और दक्षिण में, नॉर्थ और साउथ में सीढ़ियां हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसके किस दिशा में सीढ़ियां हैं? तो उत्तर दक्षिण दिशा में सीढ़ियां हैं। और इसमें पानी के निकासी का द्वार बनाया गया है इस दिशा में, अर्थात यहां से इसका पानी बाहर किया जाता था उस टाइम पे और नया पानी भरा जाता था, ताकि नहाने से जो पानी गंदा हो जाए वो निकल जाए और नए सिरे से पानी। इसके चारों तरफ कुएं बनाए गए थे। अब ये क्यों बनाए गए भैया? तो कुएं बनाने का मुख्य कंसेप्ट ये था कि इससे पानी निकाल के इसमें भरा जाता था। तब समरसेबुल या ट्यूबवेल या किसी भी प्रकार का यंत्र नहीं था, यही था भैया, कुओं से पानी निकालो और इसमें भरो और इसके बाद नहाओ इसमें, खूब सामूहिक सब लोग नहाते थे। इनके पीछे कमरे हुआ करते थे ऐसे, जहां पर स्त्रियां और पुरुष अपने वस्त्र को चेंज करते थे, अर्थात नहाने के बाद जब वस्त्र को चेंज करना है तो वहां कमरे हुआ करते थे। ये पूरी व्यवस्था थी दोस्तों स्नानागार की। और अगर बात करें इस स्नानागार में जो बनाया गया था, सोचो जरा, आप कल्पना करो, आज से 5000 साल पहले, बहुत पुरानी बात है, आज से 5000 साल पहले, आज भी 21वीं सदी के भारत में गांव देहातों में तालाब बने होते हैं, वो भी एक सामूहिक स्नानागार के ही संकेत हैं। तो तालाब पक्के नहीं होते आज भी, आज भी 90%
या 99% गांव के जो तालाब होते हैं वो पक्के नहीं होते, वो कच्चे होते हैं, अर्थात उनकी चुनाई कच्ची होती है। नॉर्मल ऐसे खोद दिए जाते हैं और पानी भर दिया जाता है। उस टाइम पर ये पक्का तालाब मिलता है, अर्थात पक्का स्नानागार था। इसको जो बनाया गया था, इसमें जो बेसिकली ईंटों की चुनाई की गई थी ताकि इससे पानी रिसे ना, इसकी बॉर्डर को चारों तरफ से ईंटों से बनाया गया है और ताकि इससे पानी रिस के बाहर ना जाए, टूटे ना ये, और इसके लिए ईंटों की चुनाई की गई थी। और ये ईंटों की चुनाई किस चीज से मिलाकर, जैसे आज तो सीमेंट गारा चलता है, ठीक है ना, आज तो सीमेंट गारे से खूब अपना चुनाई कर सकते हो, चाहे जो बनाओ बन जाएगा। उस टाइम पे भैया ईंट गारा था, सीमेंट जैसा कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम पर कैसे इतना मजबूत हम ईंटों की चुनाई कर लिए थे? तो उस टाइम पे जो मनुष्य था, अर्थात हड़प्पा काल का या मोहनजोदड़ो का जो मनुष्य था, उन्होंने इसको बनाते समय किस चीज का प्रयोग किया था? तो बिटुमिनस का प्रयोग किया था। इसका बिटुमिनस, इन्होंने किसका प्रयोग किया था? बिटुमिनस का प्रयोग किया था। और एक एलिमेंट है जिप्सम, जिप्सम का प्रयोग किया था। जिप्सम और बिटुमिनस का प्रयोग करके इसकी चुनाई की गई थी। और इसकी जो दोस्तों चुनाई की गई थी वो किस मेथड पर की गई थी? तो इंग्लिश बॉन्ड मेथड, इंग्लिश बॉन्ड मेथड पर इसकी चुनाई की गई थी। दोस्तों इंग्लिश बॉन्ड मेथड होता क्या है? अगर आपको दीवार को मजबूत बनाना है तो इंग्लिश बॉन्ड मेथड को ही अपनाना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश बॉन्ड मेथड को अपनाते नहीं है, ये राजमिस्त्री या सिविल इंजीनियर भली भांति जानते होंगे कि इंग्लिश बॉन्ड, अगर जैसे सपोज करो आपको दीवार खड़ी करनी है तो ईंटें ऐसे लगाओगे कि नहीं लगाओगे? सपोज करो दोबारा जब इसके ऊपर दूसरी रदा चलाते हैं, दूसरी परत चढ़ाते हैं, तो अगर इन दोनों ईंटों के बीच का स्पेस के ऊपर सेम अगर कर देंगे आप, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके जैसे 3-4 रदे चलेंगे, आपकी दीवार गिर जाएगी। इस ज्वाइंट को अगले वाले रो में हमें इस ज्वाइंट को दबाना होता है। कहने का मतलब ये ज्वाइंट के ऊपर ज्वाइंट कभी नहीं रखा जाता, ज्वाइंट को हमेशा दबाना होता है। का मतलब हुआ आपको जो चुनाई करनी पड़ेगी वो इस तरीके से करनी पड़ेगी। आपने नीचे की चुनाई ऐसे कर दी, फिर आपको ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, ये जो तरीका होता है ईंटें लगाने का दीवार में, इसको बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश बॉन्ड मेथड बोलते हैं। और इस मेथड से ही हड़प्पा काल में, या कह सकते हो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता काल में जुड़ाई हुआ करती थी। और ये बहुत अच्छी और एडवांस तकनीकी है। आज हम इसको बहुत एडवांस तकनीकी मानते हैं। और इस तकनीकी का आविष्कार समझ लो उस टाइम पर हो गया था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कल्पना करिए आज से 5000 साल पहले मनुष्य अगर इस तरीके से कोई चीज जानता था तो बहुत बड़ी बात है। अब जरा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसी स्नानागार के परिसर में चारों तरफ कई सारी बेसिकली स्थापत्य पाई गई हैं, तो उनके बारे में बात कर लें। तो इस स्नानागार के इस तरफ एक स्तूप पाया गया है। क्या पाया गया है दोस्तों? स्तूप पाया गया है। इस स्नानागार के नॉर्थ डायरेक्शन में आपका पाया गया है पुरोहित का आवास। मैं अगर इस स्नानागार को थोड़ा सा यहां पर बना दूं छोटा सा, तो इसके उत्तर में, इसके दक्षिण में, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसके ईस्ट में और इसके वेस्ट में। इसके उत्तर में पुरोहित आवास, पुरोहित आवास पाया गया है। इसके आपको पूरा इस तरफ, किस तरफ? पूरब में, पूरब में स्तूप पाया गया है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि इसके वेस्ट में क्या है, तो एक विशाल अन्नागार है। कौन सा है दोस्तों? अन्नागार पाया गया है। और इसके दक्षिण में अगर बात करें हम, क्या पाया गया है, तो दोस्तों एक सभा भवन। क्या पाया गया है? सभा भवन। और ये जो सभा भवन है, ये कुल 20 खंभे, यहाँ पर 20 खंभों में खड़ा हुआ सभा भवन था। कितने खंभे? 20 खंभे, अर्थात ये 20 खंभों पर खड़ा एक सभा भवन है, जहां पर लोग आपस में इकट्ठा होकर के अपना कुछ भी डिस्कशन करते रहे होंगे। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि ये एक डिस्कशन भवन था, एक तरीके से सामूहिक शरण स्थली थी।
जो अब चूंकि इतना बड़ा सभा भवन है तो उसको खड़ा करने के लिए बहुत सारे पिलर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर 20 खंभे पाए गए हैं जो बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ा सभा भवन था, जहां इस काल के लोग आपस में आकर के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप या डिस्कशन करते रहे होंगे। ठीक है ना। तो ये यहाँ का स्नानागार है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस स्नानागार के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं और क्या चीज मिली मोहनजोदड़ो से। तो जरा इसको हम इरेज कर दें। बताइए वो विवेक जी, विवेक ही नाम, हाँ विवेक बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया चल रही है, सही से समझ में आ रहा है चीजें? जी सर, जी सर। या ओके, बस समझ में आनी चाहिए आपको। इतनी मैपिंग से करता हूँ यार, अगर अब भी समझ में नहीं आएंगे तब फिर थ्योरी पढ़ने से तो भैया हम समझिए, कोई बात नहीं, आसानी समझ में आ जाता है। ठीक, हम मैपिंग से वैसे मैपिंग का यूज करते हैं ताकि समझ में आए। पहली बात स्नानागार की हो गई दोस्तों। दूसरी बात यहाँ की एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्राप्त हुई है नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति, ये नर्तकी की मूर्ति पाई गई है और बड़ी इंपॉर्टेंट मूर्ति है। पिछले साल एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं इस मूर्ति में, मूर्ति के बारे में, तो आप याद कर लीजिएगा, कभी ना कभी दोबारा एग्जाम में भी आ सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो मोहनजोदड़ो से। ये किस चीज की बनी थी, तो ये कांसे की मूर्ति है। किस चीज की मूर्ति है? कांसे की मूर्ति है। अब जरा देखो ये मूर्ति है कैसी। ये मूर्ति जरा सपोज करो ये इसकी खोपड़ी है, ठीक है ना, और इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर दें, ऐसे। ये मूर्ति है दोस्तों। स्मार्ट बनी है भाई साहब, क्यों दीपा जी? मूर्ति स्मार्ट बनी अच्छी बनी है कि नहीं बनी? सर बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। चलो चलो भैया, ये मूर्ति है जो इस दिशा में देख रही है, इस दिशा में देख रही है, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इस मूर्ति की दोस्तों हाइट का लेकर के बड़ा इश्यू है। हर किताब में अलग अलग दिया है, कोई इतने मीटर, कोई उतने मीटर, कोई ये कोई वो। बहुत छोटी सी मूर्ति है यार, 4 इंच की मूर्ति है। यही सबसे सही फैक्ट है आपका, जो कि आपके एग्जाम के लिए 100% सही होगा। ये मूर्ति कितने इंच की है? 4 इंच की है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे आपको तो 10 दशमलव समथिंग 5 करके आएगा, 10.5 या 6 करके आएगा, ठीक है ना, 10.5 के आसपास आएगा कुल मिलाकर के, ये सेंटीमीटर। ठीक, तो ये नर्तकी की मूर्ति है जो कि पाई गई है मोहनजोदड़ो से। इस तरीके से है, अगर हम मूर्ति के साइड में खड़े हो जाएं और मूर्ति की ही तरीके से, तो हमारा ये कौन सा हैंड है? राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। अर्थात मूर्ति का ये कौन सा है? राइट, ये राइट हैंड है, और ये है मूर्ति का लेफ्ट। कौन सा हाथ है? लेफ्ट हाथ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस मूर्ति का जो लेफ्ट हैंड है वो चूड़ियों से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? चूड़ियों से भरा हुआ है, ठीक है ना। इस मूर्ति का जो लेफ्ट हैंड है वो चूड़ियों से भरा हुआ है, और इसने अपने राइट हैंड को अपने कूल्हे पर लगा के रखा है, मतलब थोड़ा सा इस टाइप से मूर्ति है। और यह एक नग्न महिला की मूर्ति है, ठीक है ना। अब इसका कंसेप्ट क्या है भगवान जाने। तो ये इसका राइट हैंड, इसको कैसे इसने लगा रखा है? लेफ्ट हैंड में इसने चूड़ियां पहन रखी हैं। इसकी हाइट कितनी है? तो 4 इंच है। सेंटीमीटर में 10.5 के आसपास लगभग निकल के आएगा, 10.5 सेंटीमीटर के आसपास इसकी है। ये एक महिला की मूर्ति है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इस मूर्ति को लेकर के हैं। इंपॉर्टेंट है कि ये कांसे की मूर्ति है, और पाई कहाँ से गई है? तो मोहनजोदड़ो से पाई गई है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैं बढ़ रहा हूं आगे।
इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी भैया नर्तकी की मूर्ति हो गई। अब अगर हम बात करें, एक और प्रतिमा पाई गई है पुजारी की मूर्ति। किसकी मूर्ति? पुजारी की मूर्ति। और मोहनजोदड़ो से एक और पाई गई है पुजारी की प्रतिमा, या इसको हम कह सकते हैं दाढ़ी वाले बाबा की प्रतिमा। दाढ़ी वाले बाबा या पुजारी, दाढ़ी वाले बाबा या पुजारी की प्रतिमा। ये मूर्ति कैसी है तो जरा देखो, इस मूर्ति के बारे में थोड़ा सा देख लो भैया। सॉरी, ये मूर्ति है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं। ये मूर्ति है आपकी, ठीक है। ये इसने यहां से साल ओढ़ रखा है, ये टूटी हुई है, ठीक है ना। और इसकी बड़ी स्टाइलिश भाई साहब दाढ़ी है। ये इसके कान है, ठीक है ना। अब बड़ी अच्छी दाढ़ी है यार इसकी, एकदम बिल्कुल जो है गजब की दाढ़ी है। और ये जो है इसका राइट हैंड आधा कटा हुआ है, और लेफ्ट पोर्शन से इसने क्या ओढ़ रखे हैं? साल ओढ़ रखे हैं। और इसके साल में त्रिफुलिया डिजाइन की गई है, मतलब ऐसे ऐसे 3 फूल बनाए गए हैं। इस तरीके से 3 फूल बनाए गए हैं, त्रिफुलिया डिजाइन की गई है। तो ये एक दाढ़ी वाले बाबा या कह सकते हो पुजारी की मूर्ति है। अगर इसकी हाइट ये इस तरफ से थोड़ा सा टूटी हुई है, आपको चित्र भी प्रोवाइड करा दूंगा, देख लेना। वैसे तो ऑलरेडी इतना अच्छा चित्र मैंने बना ही दिया है, ठीक है। इसकी जो हाइट है टोटल, वो है 17.5 सेंटीमीटर। कितनी है दोस्तों? 17.5 सेंटीमीटर की मूर्ति। ये भी पुजारी की मूर्ति है, दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति। जिस लेफ्ट हैंड में इसने साल ओढ़ रखा है, दुशाला ओढ़ रखा है जिसे कहते हैं, ये बेसिकली दुशाला ओढ़ रखा है, जिस पर त्रिफुलिया डिजाइन या अलंकरण किया गया है। तो इस चीज को भी आप याद कर लीजिएगा। ये पाई कहां से गई है? तो मोहनजोदड़ो से पाई गई है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 1922 में। खुदाई किसने करवाई थी? 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। तो मैं इसको भी इरेज कर दे रहा हूं, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, और भैया यहां से क्या मिला, और यहां से क्या मिला? तो एक चीज यहां से बड़ी अच्छी मिली है, पशुपति शिव की मोहर। एक मोहर मिली है, मोहर, जिसमें पशुपति शिव पशुपति शिव का अंकन किया गया है। एक मोहर है दोस्तों, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये क्या है? एक मोहर है, जिस पर बेसिकली ऐसी एक मोहर है जिस पर पशुपति शिव का क्या किया गया है? चित्रांकन किया गया है, उसको उकेरा गया है। अब जरा देखो, इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी पिछले साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन था शायद। ये इसका नहीं था, वो सारनाथ वाले का था। जरा देखो इसमें क्या है। ये इसके 3 सींग हैं। इसके कितने सींग हैं? इसके 3 सींग हैं, और ये बैठी हुई मुद्रा में है। ये मूर्ति कैसी है? कुछ ऐसी ही है, चित्र में भी आप चाहे जितने टाइम देख लेना, ऐसी ही है जैसी मैंने बनाई है। और यहाँ पर 2 ठो हिरन है, ऐसे एक दूसरे की तरफ मुंह किए हुए, ये 2 हिरन है, ठीक है ना। इसके इस तरफ और इस तरफ और इस तरफ और इस तरफ 2 ठो 4 जानवर बेसिकली हैं। ये नीचे 2 हिरन हैं, हिरन के चित्र बनाए गए हैं। अब अगर कहा जाए तो इसके
इसके ये कौन सा साइड होगा, ये दोस्तों राइट साइड होगा। ये कौन सा साइड होगा आपका, ये दोस्तों राइट साइड होगा, और ये इसका लेफ्ट साइड होगा। तो राइट साइड में 2 जानवर का चित्रांकन किया गया है और लेफ्ट साइड में 2 जानवर का चित्रांकन किया गया है। इसके जो लेफ्ट साइड में 2 चित्र हैं, यहां पर चित्र बना है गैंडे का, गैंडे का, गैंडे का छोटा भाई, गैंडे का छोटा भाई भैंसा, भैंसा, अर्थात इसके एक तरफ गैंडा भैंसा, गैंडा भैंसा दोनों की खाल एक ही तरीके की होती है। तो इस तरीके से याद रख लोगे कि गैंडा और भैंसा, बड़ा कंफ्यूजन होता है यार इस चीज को, आपको इस तरीके से बहुत गौर से पढ़ना पड़ेगा तो ये याद हो जाएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन इससे बेहतरीन पूछे जाते हैं। तो गैंडे और भैंसा राइट लेफ्ट साइड पाए गए हैं। इस पशुपति, ये भगवान पशुपति हैं, जिनका चेहरे में शिव की आकृति त्रिशूल की आकृति दिखाई गई है ऐसे, और इनके 3 सींग हैं, ये भी याद रख लेना, ये भी पूछे जा सकते हैं। और ये कैसी है, तो बैठी हुई मुद्रा में ये मूर्ति है, जिसके नीचे 2 हिरण दिखाए गए हैं, और राइट साइड में एक दिखाया गया है बाघ। कौन सा, बाघ या व्याघ्र कह सकते हो, बाघ, और दूसरा जानवर है हाथी। ठीक है ना, ये दोनों रॉयल जानवर होते हैं, ये दोनों किसी से डरते नहीं हैं, ठीक है ना। तो एक इस तरफ के दोनों निडर जानवर, और एक इस तरफ के ये 2 जानवर, भैंसा, गैंडा, बाघ, हाथी। तो ये आपको कह सकते हो इसमें कुल कौन कौन से जानवर पाए गए हैं। कोई पूछे पशुपति शिव की मोहर में कौन कौन से जानवर हैं, तो भैया हिरण है, यश हिरण है, बाघ है, यश बाघ है, हाथी है, हाँ भैया हाथी है, भैंसा है, हाँ भैया भैंसा है, गैंडा है, गैंडा है, बैल है, कह दो ना बैल नहीं है। जबकि हड़प्पा सभ्यता की ज्यादातर मोहरों से कुबड़दार बैल का आकृति प्राप्त होती है, लेकिन दोस्तों मोहनजोदड़ो की ये पशुपतिनाथ की मोहर से किसी भी प्रकार के बैल की आकृति प्राप्त नहीं होती। इस चीज को आपको याद करना ज्यादा आवश्यक है। तो इस चीज के बारे में कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं आगे बढ़ूं? विवेक आप बताएं आगे बढ़े कि ना बढ़े। जी सर, आगे बढ़िए। मजा आया कि नहीं आया? जी सर, जी सर। पशुपतिनाथ की मूर्ति चलो, तो ये दोस्तों पशुपतिनाथ की मूर्ति हो गई जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। और जरा देखते हैं क्या क्या मोहनजोदड़ो से मिलता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मोहनजोदड़ो से ही एल आकार की ईंटें, कैसी ईंटें, ऐसी एल आकार की ईंटें। अब भैया ये लोग बड़े स्मार्ट लोग थे, तभी तो एक नगरीय जीवन जी रहे थे। नगरीय जीवन जीने वाले लोग स्मार्ट ही होते हैं, ठीक है ना। अब गांव के जो जीवन जीते हैं तो थोड़ा सा माना जाता है कि थोड़ा बैकवर्ड है वो लोग, ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में हर इंसान स्मार्ट है, चाहे वो गांव का हो चाहे शहर का हो, ठीक है ना। आज गांव और शहर में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया। तो भैया इस समय के लोग एल आकार का ईंटा यूज करते थे। कि क्यों यूज करते रहे होंगे, जरा सोचो। एल आकार का, इस समय के लोगों के पास एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब ये घर बनाते थे तो सीधी दीवार खड़ी करना तो सीधे सीधे ईंटे से संभव हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। और इनके ईंटे इतने ज्यादा फिनिश्ड ईंटे नहीं थे जितने हमारे आज के ईंटे होते हैं, फिनिश्ड थे। इनका जो ईंटे का साइज था दोस्तों, जैसे ये ईंटा था, हमारे गांव में अभी भी मिल जाते हैं ऐसे ईंटे, ठीक है ना। ये 4, 2 और 1 के रेशियो के ईंटे थे, अर्थात 4 लंबाई थी, 2 चौड़ाई थी और 1 उसकी मोटाई हुआ करती थी। इस डायमेंशन का ये ईंटा हुआ करता था, 4, 2, 1 डायमेंशन का ईंटा हुआ करता था, लगभग चौकोर चौकोर बड़ा सा ईंटा हुआ करता था। इनको दिक्कत क्या होती थी कि सीधी लाइन तो ये खड़ी कर देते थे, लेकिन तिरछा अगर यहाँ पर कोना बनाना है तो इस जंक्शन में जहां पर ये दोनों आपस में लाइन मिल रही है, इस जंक्शन में इनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो मोहनजोदड़ो के लोगों ने सोचा क्या कि क्यों ना यार जंक्शन के लिए एल आकार का ईंटा बना दे। जब एल आकार का ईंटा यहाँ लगा देंगे तो हमें यहाँ दिक्कत भी नहीं आएगी और बेहतरीन हमारा डिजाइन भी घर का आएगा। और इसीलिए यहाँ के लोग दोस्तों एल आकार के ईंटे बनाते थे, जिससे पता चलता है कि ये लोग बहुत स्मार्ट थे, ठीक है ना। तो एल आकार का ईंटा कोई पूछे कहां से मिलता है, तो आप जवाब देंगे एल आकार का ईंटा मिलता है मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा कई आकृति के ईंटे मिले हैं, जैसे एल आकार का तो भैया मोहनजोदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। इसके अलावा
कुछ ऐसी जगह है जिनसे वक्राकार अर्थात गोल गोल ईंटें मिले हैं, ऐसे ऐसे ईंटें, गोल गोल ईंटें मिले हैं। ये कर्व बनाने के लिए रहे होंगे। अगर यहाँ पर हम कोना ना निकाल के सपोज करो कर्व बनाना चाहें तो गोल ईंटा लगा देंगे, बहुत मतलब कर्व टाइप के ईंटा लगा देंगे और हमारा कोना एक बेहतरीन कर्व लेके आ जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कर्वाकार ईंटें अर्थात वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों एक स्थल था इसी टाइम का, चनहूदड़ो, चनहूदड़ो अर्थात चनहूदड़ो से वक्राकार ईंटें आपके प्राप्त होते हैं। एक और आपको बता दें, मजा आ जाएगा, कालीबंगन एक जगह है, कालीबंगन या कालीबंगन या कालीबंगा के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान में पड़ती है, हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी के किनारे है, बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, इसके बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो कालीबंगन के लोग तो भैया सबसे ज्यादा स्मार्ट थे, वो लोग वक्र मतलब नक्काशीदार ईंटें बनाते थे, मतलब इस टाइप के, मतलब ये लोग नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग करते थे। नक्काशीदार चूंकि यहाँ से ईंटें मिले हैं इसलिए आप कह सकते हो कि कालीबंगा के लोग नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग करते थे। तो जब कभी बात ईंटे की आई कि हड़प्पा काल का ईंटा कैसा था, तो 4:2:1 के अनुपात में ईंटा था। ईंटा एल आकार का भी था, ईंटा नॉर्मल भी था, आयताकार, ईंटा कर्वाकार भी था और ईंटा आपका इस तरीके का भी था, मतलब नक्काशीदार, नक्काशीदार ईंटा था। मतलब हर टाइप का ईंटा ये लोग यूज करते थे, जहां जैसी रिक्वायरमेंट होती थी वहां वैसा लगा देते थे। बस आपको याद ये करना है कि एल आकार का कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से, वक्राकार कहां से मिला है, चनहूदड़ो से, कालीबंगन से कौन सा मिला है, तो नक्काशीदार ईंटा मिला है। तो ये ईंटे का इतिहास हो गया हड़प्पा काल में। अब अगर बात करते हैं थोड़ा सा और कुछ कि भैया हड़प्पा काल से या कह सकते हो मोहनजोदड़ो से और क्या मिला है, तो एक बहुत अच्छी चीज मिली है, ढकी नालियां, ढकी नालियां। दोस्तों ढकी नालियां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज आप सोचो हिंदुस्तान के कितने शहर हैं जहां नालियां ढकी होती हैं, शायद गिने चुने आप नाम बता पाएंगे, या गांव तो आप नाम ले ही नहीं सकते क्योंकि गांव में तो 90% नाली ब्लॉकेज होती है। शहर में भी सिचुएशन ऐसी ही है कि 99%, 95% आपका जो नाली होती है, आपके घर के जो बाहर नाली होगी, पहली बात तो वो ओपन होगी, ठीक है ना, वो ओपन होगी। दूसरी बात जमकर गंदी होगी, क्या होगी, जमकर, केवल गंदी नहीं होगी, जमकर गंदी होगी। घर के पास जो नाली है, चाहे जिसके अगर किसी को विश्वास ना हो भैया अपने घर के बाहर निकलो, खुद देख लो, ठीक है ना। आज की सिचुएशन है, आज से 5000 साल पहले ये बताता था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ये चीज पता चलती है कि भाई नाली को ढक कर रखना चाहिए, ताकि नाली की गंदगी या नाली में जो भी बैक्टीरिया, वायरस या दुनिया की जो भी चीजें हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, वो डायरेक्ट हमारे ऊपर अटैक ना कर सके। तो ये लोग ढकी नालियों का यूज करते थे। और नालियां होती कैसी थी, ऐसी नाली थी, बीच में गर्त था, फिर नाली थी, फिर गर्त था, ऐसी थी। जहां पर गर्त होता था वहां एक ढक्कन होता था। आज भी कई जगह ऐसी नालियां बनती हैं। अब नालियां जब यह पानी बहता था कचरा के साथ, तो यहाँ पर कचरा जम जाता था और पानी अपना आगे बढ़ता रहता था, फिर यहाँ कचरा जम जाता था और पानी आगे बहता रहता था। ढक्कन उठाते थे, कचरा निकालते थे और गाड़ी वाले कचरा निकालो आता था और ले जाता था। उस टाइम पे पता नहीं आता हो ना आता हो, भाई इस टाइम पे तो आता है। सुबह सुबह कोई गाना सुनने को मिले चाहे ना मिले, एक गाना जरूर सुनने को मिलता होगा कि गाड़ी वाले कचरा निकालो, इधर उधर देख, कुछ ऐसा गाना है, बड़ा मजेदार गाना है, लेकिन भाई मजा आ जाती है सुन के, सुबह सुबह उसी के दर्शन होते हैं। तो ये ढकी नालियों का प्रयोग कहाँ पर प्रचलन था, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, इसलिए कह सकते हो कि मोहनजोदड़ो से ढकी नालियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट यहीं पर मैं बता दूं, हालांकि उसको बाद में भी बताऊंगा, कि ढकी नालियां तो ये लोग यूज करते थे। एक जगह पड़ती है आपका कालीबंगन, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की थी, वहां पर क्या करते थे कि ये लोग पेड़ है, पेड़ के तने को खोखला कर लेते थे और पेड़ के तने को खोखला करके उसका प्रयोग एज अ पाइप की तरीके से यूज करते थे। कुल मिला के इस तरीके की नालियां कहां से प्राप्त हुई हैं, कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। और कह सकते हो कि कालीबंगन के लोग पेड़ के तनों को काट कर
उनको खोखला कर उसकी नालियां बनाते थे, जो कि अपने आप में बहुत ही उन्नत तकनीकी का सूचक है, जो कि अच्छी बात भी है। आज से 5000 साल पहले लोग इतना समझदार तो थे। आज तो भैया प्लास्टिक का पाइप आया है, डाल दो और सोचो ही मत 15-20 साल तक। ठीक है ना? तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपका बेसिकली कहाँ से प्राप्त होती हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं। अब हम बात करते हैं किसी अन्य एक स्थल की, तो मोहनजोदड़ो आपका खत्म होता है यहीं से। बहुत सारी चर्चा मोहनजोदड़ो की कर ली। अब अगर कोई चीज छूटी होगी तो आपके टेस्ट पेपर में आ जाएगी। ठीक है ना? तो मैं इसको रफ कर दूं। और हाँ, एक चीज, यदि किसी बंधु को, भ्राता को इस चीज का नोट्स एज इट इज बनाना हुआ करे तो वो अपने मन से बना सकता है। याद रखना, पीडीएफ तो मैं डालता हूं, ये मेरा कर्तव्य है। पीडीएफ डालना मेरा कर्तव्य है, मैं अपना कर्तव्य पूरा करता हूं। अगर आप इस तरीके से नोट्स अपनी कॉपी पे बनाते हैं ना, तो मैं गारंटी लेता हूं कि पीडीएफ याद करके आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा आप लिख कर इस चीज को कर पाएंगे। क्योंकि लिखने से हमें 80% चीजें तो लिखने से यादें हो जाती हैं, और इस तरीके से लिखेंगे अपने हैंड राइटिंग से तो वो चीज आपको याद हो जाती है। ठीक है ना? और पीडीएफ में इसलिए डालता हूं कि यदि कोई क्वेश्चन यहाँ में बताते समय छूट जाए तो उस क्वेश्चन को आप पीडीएफ से निकाल सकते हो और अपनी कॉपी पे लिख सकते हो। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कॉपी पे खुद वीडियो को रिकॉर्डिंग देख करके लिखें जरूर, अपना खुद का नोट्स बनाएं और उसका निरंतर वैल्यू एडिशन करते रहें। बस यही जानकारी देनी थी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं किसी अन्य स्थल के बारे में। दीपा जी, खोलिए माइक जरा, आपसे जी सर। पूछे कुछ। हाँ। समझ में आई क्लास की नहीं आई? सर आ गई समझ। ओके। नोट फोट बना लिया करो दीपा जी, पीडीएफ तो उस पे ना रहा करो। जी मैं तो कॉपी पेंसिल लेके ही बैठती हूँ, लिखती रहती हूँ साथ साथ। अच्छा, जैसे हम मैप बनाते हैं, मैपिंग सेम एज इट इज बनाया करो, बहुत बढ़िया याद हो गए, जी है ना? सर। और जी सर। पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड ही कर दूंगा, पीडीएफ के लिए टेंशन मत लेना, छूटेगा कुछ भी नहीं इस बार। टाइम चूंकि हमारे पास भगवान ने बहुत दिया है इस बार। ठीक, मैं इसी को जी बना रहने दो चूंकि। ठीक। हाँ, पिछली बार तो टाइम कम था। पिछली बार तो भगाए थे केवल क्लास। लेकिन फिर भी विडंबना है कि एक महीने नहीं, 19 क्लासों में, मैं ये नहीं कहता कि मैंने सब कुछ करवा दिया था, लेकिन 19 क्लासों में मैंने बहुत कुछ करवा दिया था। जी सर। 19 क्लासों में बहुत कुछ करवा दिया था, रनिंग क्लास थी। लेकिन इस बार 19 से ज्यादा चलेंगे, बहुत ज्यादा चलेंगे। अब एक टॉपिक 3-3 दिन ले रहा है, 4-4 दिन तो खाते तो चलेगा ही। तो सभी जी लोग सर। नोट्स बनाते रहिए और मैं अगले स्थल के, चलो ठीक है, धन्यवाद। और आप अपना माइक बंद कीजिए और चला जाए किसी अन्य स्थल के बारे में देखा जाए। और कौन से हड़प्पा कालीन स्थल हैं जो हमें आज से 5000 साल पहले पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं? तो जरा देखा जाए। एक अगला स्थल का नाम आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है दोस्तों, और वो स्थल किसी पाकिस्तान जैसी जगह में नहीं है, वो स्थान है हमारे हिंदुस्तान में। और हम इसलिए पाकिस्तान वाले को थोड़ा कहते, भैया अभी तुम साइड हो जाओ और हम चलते हैं अपने इंडिया पे। यार महाराज आज न बंद हो, मार्कर इंक ले आएंगे कल। ये इंडिया का मैप है। अब एक अगले स्थल की बात करते हैं। भारत में देखो, सबसे ज्यादा अगर कोई पूछे स्थल भारत के अंदर सबसे अधिक मात्रा में स्थल किस जगह से प्राप्त होते हैं, किस स्टेट से प्राप्त होते हैं, तो दोस्तों उसका नाम जब भी आता है तो गुजरात नाम आता है। किसका नाम आता है? गुजरात। चाहे भैया हड़प्पा सभ्यता के स्थल हो, भारत के अंदर की बात है मैं कर रहा हूं, चाहे हड़प्पा सभ्यता के स्थल हो और चाहे बड़े बड़े नेता हों, जितने भी बड़े नेता का नाम सुना होगा, महान क्रांतिकारी, गांधी, मोदी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अमित शाह जी, ठीक है ना? ऐसे बहुत महान महान हस्तियां हैं। ये सारी की सारी हस्तियां यहीं से पैदा होती हैं, यहीं जाके अपना मतलब सब कुछ करती हैं। तो ये स्थल ही अपने आप में। अब फिर दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बताएं, ये घर भी तो यार भगवान श्री कृष्ण का है। कृष्ण, द्वारिका। द्वारिका कहाँ पड़ती है? यहीं पर पड़ती है जहां मैंने लोकेशन क्लियर कर दिया। यही द्वारिका की लोकेशन है, ठीक है ना? जिसे आज कहते हैं समुद्र में डूब गई है।
भगवान भी यहीं से बिलोंग करते हैं, तो भगवान के पुत्र काहे नहीं बिलोंग करेंगे? लोग काहे नहीं यहाँ से आएंगे? अच्छे भी लोग आते हैं, बुरे भी लोग आते हैं। गुजरात है ही ऐसा है, ठीक है ना। हम बात करते हैं यहाँ से हड़प्पा काल में कौन कौन आया। तो दोस्तों ये गुजरात है, और गुजरात में दोस्तों ये जो ऊपर वाला इलाका है, ये 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 जो ऊपर लौकी निकली है, और इसका ये जो इलाका है, ये जगह है आपका कच्छ का रण। इसको क्या बोलते हैं? कच्छ का रण बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं दोस्तों? कच्छ का रण बोलते हैं। यह एक सैलाइन रेगिस्तान है, बेसिकली बहुत ज्यादा यहाँ जो पानी है दलदल है बेसिकली पूरा। ये क्या है? कच्छ का रण एक दलदल है, दलदल है, और बहुत ज्यादा नमकीन दलदल है, मतलब सैलिनिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये कच्छ का रण है। अगर बात करें ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र ऐसे, इधर देखो पानी है, खंबात की खाड़ी इसको कहते हैं। इसको ये जो मैंने बताया इसे कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। और ये जो है पूरा अरब सागर है। अब अगर कोई भी जमीन का टुकड़ा, कोई भी जमीन का टुकड़ा तीन ओर से पानी से घिरा हो, तीन ओर से पानी से घिरा हो, तो मेरे दोस्तों इसको बोलते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला अर्थात प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। और इसको अगर देखो तो एक तरफ लैंड है, बाकी 3 डायरेक्शन में पानी है। तो इस जमीन को बोलते हैं काठियावाड़ का प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? काठियावाड़ का प्रायद्वीप, इसको काठियावाड़ का प्रायद्वीप कहते हैं। और इसी काठियावाड़ के प्रायद्वीप और कच्छ के रण सम्मिलित रूप से यहाँ कई सारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए हैं, हड़प्पा सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। अगर बात करें गुजरात से कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल पाए जाते हैं इस सभ्यता के, तो जरा मेरा मार्कर आज मुझे बहुत परेशान कर रहा है। यहाँ से सबसे जो महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों वो है आपका लोथल। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण स्थल क्या है? लोथल स्थल है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। इसके अलावा एक अन्य यहाँ पर स्थल है सुरकोटडा। क्या नाम है दोस्तों? सुरकोटडा स्थल यहाँ का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। इसके अलावा एक और स्थल है यहाँ पर, इसका नाम क्या है? तो धौलावीरा। धौलावीरा, लोथल हो गया, सुरकोटडा हो गया, धौलावीरा हो गया। एक स्थल है रंगपुर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों स्थल हैं जो आपके इस क्षेत्र से पाए जाते हैं, कह सकते हो गुजरात वाले क्षेत्र से पाए जाते हैं। एक लोथल हो गया, सुरकोटडा हो गया, धौलावीरा हो गया, एंड रंगपुर जैसा स्थल हो गया। ये सारे के सारे आपका इसी लोकेशन से बिलोंग करते हैं। तो कई बार एग्जाम में केवल इतना ही पूछ लेता है कि बताओ भाई रंगपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में? तो सब से आंसर मार देना भैया गुजरात में है। जाने कितनी बार केवल क्वेश्चन इतना पूछा गया है कि निम्नलिखित में से लोथल किस जगह पाया जाता है? तो भैया जो लोथल कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है ना। इनमें से जितने भी स्थल हैं, इनमें से जो लोथल स्थल है यह एक बंदरगाह है, बंदरगाह नगर था। क्यों नगर था बंदरगाह? क्योंकि यहां से गोदीवाड़ा प्राप्त होता है, गोदीवाड़ा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको पोर्ट बोलते हैं। पोर्ट किसे और क्या गोदीवाड़ा को यार्ड बोलते हैं। यार्ड या पोर्ट वह स्थान होता है जहां पर आप अपने जहाजों को क्या करते हो? खड़ा करते हो। ऐसी लोकेशन क्या कहलाती है? गोदीवाड़ा या यार्ड कहलाती है या पोर्ट कहलाती है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि लोथल क्या था? एक बंदरगाह नगर था, ठीक है ना। एक बंदरगाह नगर और था जो कि आपका पाकिस्तान में पड़ता है, कराची के पास, और जिसका नाम है अल्लाह दीनो। क्या दीनो? अल्लाह दीनो पाकिस्तान में पड़ता है, वो भी इसी काल का स्थल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं इनके एक एक के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लोथल के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? लोथल के बारे में।
लोथल के बारे में। तो दोस्तों लोथल के बारे में बात करें इसके पहले इनको हटा दें, रंग को धौलावीरा से कोटड़ा को। गुजरात, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। गुजरात में ये कहां पर स्थित है? तो गुजरात में यह अहमदाबाद, अहमदाबाद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? अहमदाबाद जिले में स्थित है। और अहमदाबाद जिले में भी कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों सरग वाला गांव, सरग वाला गांव के समीप के कौन सा? लोथल। ये जो लोथल है दोस्तों अहमदाबाद यहां पर है। अहमदाबाद नाम, अहमदाबाद गुजरात की राजधानी नहीं है, इसका याद रखना। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ज्यादातर लोगों को ये मालूम होता है गुजरात की कैपिटल अहमदाबाद है, क्योंकि फेमस बहुत है ना अहमदाबाद, इसलिए, ठीक है ना। तो हम जरा इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ये अहमदाबाद है और यही कहीं लोथल पाया जाता है। अब मैंने पहले लिखाया था कि यह एक बंदरगाह नगर है। बंदरगाह नगर होने के लिए इसको क्या होना चाहिए? समुद्र के नजदीक होना चाहिए। तो दोस्तों ये शहर लोथल जो है, इस खंभात की खाड़ी, ये कौन सी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी, बे ऑफ खंभात। जरा समझना, ये जो लोथल है अहमदाबाद जिले में स्थित है, सरगवाला गांव के समीप, और ये भोगवा नदी से, भोगवा नदी से खंभात की खाड़ी तक जुड़ा हुआ है। अर्थात कोई भी पोर्ट, कोई भी नाव मिस्र से जब आती थी, खंभात की खाड़ी में जाता था अंदर तक थोड़ा सा, और फिर वो नदी के माध्यम से, भोगवा नदी के माध्यम से लोथल तक पहुंचते थे और अपनी व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करते थे। तो जरा देखना, तो इससे एक क्वेश्चन ये क्लियर हो गया कि लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है ना। इतनी चीज समझ में आ गई। और इसका जो व्यापार था लोथल का, मिस्र से हुआ करता था। ये अभी आपको पता चल जाएगा क्यों, ठीक है ना। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपकी क्लियर कर दी कि ये भैया किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी। क्या मार्कर दिख रहा है? ऐसा तो नहीं कि दिख नहीं रहा, क्यों मेरे? हेलो हेलो दीपा जी, आप ही बता जी दीजिए। सर, जी सर दिख रहा है, दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिख रहा है सर। चलो ओके ओके, तो थोड़ा आवाज का सहना पड़ेगा, असल में मार्कर आज में। चल भैया, ये गुजरात बेसिकली, सॉरी, लोथल जो है गुजरात में अहमदाबाद जिले के सरगवाला गांव के समीप भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी सीधे खंभात की खाड़ी से जुड़ी हुई है। इतनी चीज समझ में आ गई। लोथल को कई नामों से जाना जाता है। ये कौन कौन से नामों से? तो दोस्तों इसको लघु हड़प्पा भी कहा जाता है, लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, और इसको लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को आपस में बहनें कहा जाता है, सगी बहनें कहा जाता है। ऐसा भी नाम आपको आ जाए, कभी याद रख लेना, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। जबकि लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। और मोहनजोदड़ो की बहन कौन है? हड़प्पा, ठीक है ना, या कह सकते हो हड़प्पा की बहन मोहनजोदड़ो। और लोथल को क्या कहते हैं? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। तो ये इसके कुछ नाम है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। इस चीज को आप याद रख लीजिएगा। अगर बात करें इसकी खुदाई या खोज किसने करवाई थी, तो इसमें आपका नाम आता है दोस्तों रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। इसको कैसे याद रख लोगे? लोथल, था नाथ, लोथ नाथ, इस तरीके से आप इसको कोड कर लोगे। और एक दो बार दिमाग में सेट करना है, ये सब लाइन होती है, एक बार दिमाग में सेट कर लिया कभी नहीं भूलेगा, ठीक है ना। भूल भी जाएगा तो जब पेपर में आएगा तो कोड कर ले जाओगे। लोथल रंगनाथ, और किसी में नाथ नहीं आएगा, जितने भी स्थल बताऊंगा इसी में नाथ आ रहा है, लोथल रंगनाथ, ठीक है ना। तो इस तरीके से लोथल की खोज किसने करवाई? खुदाई, तो रंगनाथ नामक व्यक्ति ने इसकी खुदाई करवाई।
अब रंगनाथ महोदय जब खुदाई करवाएंगे तो देखते हैं मिलता क्या है, क्या क्या यहां से मिलता है। पहली बात देखते हैं कि लोथल से मिलता क्या है। तो सबसे पहली बात तो आपको यही याद रहना चाहिए कि ये एक कैसा नगर था, यह एक बंदरगाह नगर था। कैसा नगर था? क्या हुआ, कोई मैसेज कर रहा है क्या? यह कैसा था? एक बंदरगाह नगर था। यहां से गोदीवाड़ा के साक्ष्य, किसके साक्ष्य? गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, या कह सकते हो यार्ड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद यहां से ममी के प्रमाण प्राप्त होते हैं, ममी के प्रमाण। अब दुनिया में ममी के लिए कौन फेमस है? ममी के लिए कौन फेमस है? ममी के लिए फेमस है मिस्र। कौन फेमस है? ममी के लिए फेमस है मिस्र। और अगर हिंदुस्तान के किसी क्षेत्र में ममी के प्रमाण, ममी एक बहुत पवित्र चीज है, ठीक है ना। यूनानियों के लिए, यूनानियों के मिस्र की सभ्यता के लिए मम्मी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है, ठीक है ना। वहां क्या होता है, प्रतिष्ठित लोगों को या राजा या बहुत ही माननीय जो लोग होते हैं उनकी मृत शरीर को विभिन्न प्रकार के लेप लगाकर वर्षों तक सुरक्षित रखा जाता है और इसी को बोला जाता है मम्मी, ठीक है ना। और इसके प्रमाण मिस्र से प्राप्त होते हैं। सबसे ज्यादा इसके प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं? मिस्र से प्राप्त होते हैं। और अगर कोई मम्मी का प्रमाण भारत में प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब है कि मिस्र का रहने वाला भारत में कभी ना कभी तो आया होगा उस टाइम पे, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे। सपोज करो मिस्र का व्यापार हिंदुस्तान से होता था तो मिस्र के कई व्यापारी लोग यहाँ आते थे और उनमें से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ टपक गया, तो उसको टपक गया तो भैया उसके मम्मी को मतलब वहां सुरक्षित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। और वो किसी कारणवश ना जा सका और यहीं पर उसने उस मम्मी का संरक्षण कर दिया। और जब हमने बाद में खोदा तो देखा कि यार यहाँ मम्मी का प्रमाण मिला है, तो इसका मतलब हमने दिमाग लगाया कि लोथल का व्यापार मिस्र से होता था। लोथल का व्यापार मिस्र से होता था। इससे ये पता चलता है कि लोथल का व्यापार मिस्र की सभ्यता से हुआ करता था। ये चीज बताती है मम्मी का प्रमाण। चलो इसके बाद अगर बात करें कि यहाँ और कौन कौन सी चीजें हैं, तो यहाँ बर्तन में मछुआरे का चित्र, सॉरी बर्तन में एक चालाक लोमड़ी, दो चीजें मिली हैं बर्तन में, चालाक लोमड़ी। चालाक लोमड़ी, ये चालाक लोमड़ी पंचतंत्र की कहानी आपने सुनी होंगी। पंचतंत्र की कहानियों में ऐसा चित्र मिलता है, पंचतंत्र की कहानियां जो चालाक लोमड़ी। और बतख, बर्तन में बतख और बर्तन में चालाक लोमड़ी कहां से प्राप्त होता है? लोथल से प्राप्त होता है। कहां से दोस्तों प्राप्त होता है? लोथल से प्राप्त होता है। और यहां से क्या मिला है? तो यहाँ तांबे के बहुत सारी चीजें मिली हैं, जानवरों की मूर्तियां मिली हैं, जानवरों की छोटी छोटी, जैसे तांबे का कुत्ता मिला है यहाँ से, ठीक है ना। बहुत महान प्राणी है, इतनी चीज याद रख लेना। इसका जो नाम लिख दिया ना मैंने, कुत्ता, बहुत महान प्राणी है। आज हिंदुस्तान में, या हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में सबसे रॉयल जानवर है। ऐसी ऐसी जगह रहने को पाता है जहां इंसान को भी नसीब नहीं होता, ठीक है ना। ये कुत्ता बहुत महान व्यक्ति है, ठीक है ना। इसलिए महान है क्योंकि मनुष्य ने इसको सबसे पहले पालना स्टार्ट किया था। सबसे पहले पालना इसी को स्टार्ट किया था। मनुष्य के जीवन में आने वाला पहला जीव जिसको मनुष्य ने अपना दोस्त बनाया या अपने साथ रखा या पाला, वो बंदा कौन था? कुत्ता था। मतलब बंदा नहीं, जीव कौन था? वो कुत्ता था। और आपको जानकारी दे दें, पशुपालन के साक्ष्य आपको प्राप्त होते हैं मध्य पाषाण काल में। और मनुष्य के द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? यही महोदय था। और इसको किसके लिए पाला होगा उस टाइम के मनुष्य ने? सोचो जरा, ऐसा कौन सा इसकी जरूरत पूरी करता होगा ये मनुष्य की, जो चीज आज ये करता है ये आज से 10,000 20,000 साल पहले भी ये वही करता था, अर्थात सुरक्षा। आज कुत्ते पालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिक्योरिटी।
ठीक है ना। जिसके घर में इंसान कम होते हैं वो कुत्ते पाल लेते हैं कि भैया सिक्योरिटी करेगा। पहले भी ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पाला गया था, और उसके बाद फिर भैंस, बहुत सारे जानवर पाले गए थे। सभी जानवरों के नाम तो एक डफ कहाँ चला गया। तो भैया ये बहुत महान प्राणी है, तांबे का मिला है, वो भी कहाँ से, लोथल से। और याद कैसे रखोगे, ज्यादातर मैं थोड़ा मजाक की चीज बताने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कुत्ते को जरा हम लोग कैसे बोलते हैं, लो 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 करके बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो लो 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 किसको बोला जाता है, कुत्ते को बोला जाता है। तो याद रखना तांबे का कुत्ता कहाँ से प्राप्त होता है, लोथल से प्राप्त होता है। इस चीज से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं देगा। और क्या मिला है यहाँ से, बैल, तांबे का बैल, तांबे का क्या मिला है, बैल। भैया ये बैल भी बहुत महान प्राणी है। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे फोकस्ड प्राणी अगर कोई है तो वो बैल है, वो भी एक श्रृंगी बैल, एक श्रृंगी बैल का नाम है बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे फेमस बंदा है। लेकिन विडंबना ये है कि पूरी हड़प्पा सभ्यता से, अब ये हमें भी नहीं समझ में आता और इतिहासकारों को भी नहीं समझ में आता कि पूरी हड़प्पा सभ्यता से बैल तो बहुत जगह मिले, लेकिन बेचारी माता कहीं नहीं मिली, गाय कहीं नहीं मिली। पूरी हड़प्पा सभ्यता से गाय के कहीं साक्ष्य नहीं मिले, काऊ के कहीं भी साक्ष्य नहीं मिले। और इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में गाय नहीं थी, ठीक है ना। क्योंकि पूरी सभ्यता में कहीं गाय के साक्ष्य नहीं मिले तो इसका मतलब गाय नहीं थी। और भैया जब गाय नहीं होगी तो बैल कहाँ से आ जाएगा, सोचने वाली बात है। पूछा जाता है क्वेश्चन, इस चीज को याद रख लेना, ठीक है। गाय के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते। तो तांबे का बेसिकली कुत्ता प्राप्त होता है लोथल से, लू। उसके बाद बैल प्राप्त होता है। इसके अलावा यहां से प्राप्त होता है दोस्तों खरगोश, खरगोश, खरगोश प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, खरगोश प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है, ये भी आपका हड़प्पा से ही, सॉरी मोहनजो, लोथल से प्राप्त होता है। और एक चीज होती है चिड़िया, चिड़िया, ये सारी चीजें चाहे चिड़िया हो, खरगोश हो, बैल हो, कुत्ता हो, ये कई जगहों से प्राप्त हुए। लेकिन तांबे के बने हुए खरगोश, चिड़िया, बैल, कुत्ता, ये चार जो जानवर मैंने लिखाए हैं ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। तो ये सारी चीजें पाई गई। दोस्तों इतनी सारी चीजें मिली हैं, बंदरगाह मिली है। इसके अलावा कौन मिला है, तो एक चीज और मिली है, और दीपा जी बताएंगी ये कौन सी चीज है। मैं चित्र बनाऊंगा और दीपा जी इसका जवाब देंगी। केवल चित्र को देख के जो जवाब दे देगा हम समझ जाएंगे कि उसने कभी ना कभी इसका या तो यूज किया है। सर जरा ऊपर बनाइए सर, सर, यहाँ में दिखाई नहीं दे रहा है। सर आटा चक्की है तो सर ये जो है भूलेगा भी नहीं दीपा जी आपको कि आटा की सर आटा चकिया के चक्की। दुठो पार। हाँ वेरी गुड, जी सर, बिल्कुल सही जवाब है ये। सर हमने यूज किया। आटा की बिल्कुल चीज यूज किया होगा, हमारी माता जी ने बहुत यूज किया है। जी सर। तब चक्की नहीं होती थी हमारे गांव में, हमने तो देखा है, खुद चलवाए हैं, हम खुद चलाए हैं। सर कोई बड़ी हमने बात कभी नहीं है। करा, हमने चलाई है, हमने भी चलाई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, चलाना भी चाहिए। इसके बारे में कहावत भी बहुत अच्छी है। तो ये आटा की चकिया के दो पार्ट कहां से प्राप्त होते हैं, लोथल से प्राप्त होते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद एक चीज और यहां से मिली है, दिशा मापक यंत्र, दिशा मापक यंत्र, सहावल जिसे कहते हैं, सहावल।
सहावन तो जानते हो ना सभी लोग, राजमिस्त्री लोग यूज करते हैं। ये भी यहाँ से ही प्राप्त होता है, अर्थात लोथल से ही प्राप्त होता है। इस चीज को भी आप याद कर लेना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपका लोथल से दोस्तों प्राप्त होती हैं। अब कितना टाइम हो गया? टाइम तो हो गया है पर्याप्त। तो ये लोथल है, लोथल से इतनी सारी चीजें प्राप्त होती हैं। मैं एक स्थल का नाम और अभी क्लियर करा दूं, धौलावीरा, उसके बाद क्लास ऑफ करता हूँ। विवेक, विवेक, ओ विवेक भाई साहब, जी सर। यार बोल बोल, बड़ी देर में बोले यार। ऐसा सर, मोबाइल का डिस्प्ले काम नहीं करता है सर, तो समय लगता है। अच्छा 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 अच्छा, मोबाइल रखो यार, डिस्प्ले कैसे नहीं काम करता? अरे सर, अच्छा ही रखे थे, वो काम नहीं कर रहा। चलो, तो चकिया चलाए हो दीपक, विवेक, वो वाली जांच, उसको जांच बोलते हैं, कभी देखे हो? हेलो, धौलावीरा दोस्तों, गुजरात का धौलावीरा। अब जरा बात करते हैं ये कहाँ है। तो ये भी गुजरात में ही है। ये भी कहाँ है आपका? ये भी आपका कहाँ है? गुजरात में ही है। अब ये गुजरात में कहाँ है? तो कच्छ का ये जो रण है ना, कच्छ का रण, इसी कच्छ के रण में एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। एक क्या है दोस्तों? वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिन्हें कच्छ वन्य जीव अभ्यारण्य या ज्ञान भारती, ज्ञान भारती वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य तो आप लोग जानते हो ना, ऐसे जंगल जहां पर जीवों को संरक्षण दिया जाता है, ऐसा क्षेत्र जहां पर जीवों को संरक्षण दिया जाता है। और यहाँ पर संरक्षण दिया जाता है गधों को। किसको? गधों को संरक्षण दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ज्ञान भारती, देखो बात भी कितनी अच्छी है, नाम है ज्ञान भारती, संरक्षण गधों को दे रहे हैं। वाह, ये तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा। तो दोस्तों, धौलावीरा भी इसी कच्छ वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसी कच्छ जीव वन अभ्यारण्य में या कच्छ के रण में एक द्वीप है, एक छोटा सा द्वीप पाया जाता है। और इस द्वीप का नाम है दोस्तों, इस द्वीप का नाम है खादिर वेट द्वीप। खादिर वेट द्वीप। और इसी खादिर वेट द्वीप पर स्थित है धौलावीरा। कौन स्थित है? धौलावीरा। इसी खादिर वेट द्वीप पर स्थित है धौलावीरा। दोस्तों, मार्कर मुझे लग रहा है बोल गए, अब ये नहीं चलेंगे। इसी पर स्थित है धौलावीरा। हमें यहीं पर क्लास को ऑफ करनी पड़ेगी, धौलावीरा कल ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मार्कर नहीं चल रहा, कोई मतलब का नहीं रहेगा पढ़ाना। तो कोई बात नहीं है, धौलावीरा बाकी जो भी स्थल बचे हैं 1 2 3 सब कल खत्म हो जाएगा। एक दिन और क्लास चलेगी, बस उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का